तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो आगे पढ़े थे, एक लेसन जो था मेरा वो था संसाधन। उसका ही एक भाग है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, उसी का एक भाग है और इसमें अभी और एक या दो भाग और होगा, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो है प्राकृतिक संसाधन, उसको देखेंगे कि वो प्राकृतिक संसाधन में पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक मेरा क्या है? तो मेरा पहला टॉपिक है भूमि संसाधन। क्या है? भूमि संसाधन। अब देखिए, भूमि एक संसाधन किस प्रकार से है, पहले ये देखिए। भूमि, हम लोग जो कोई भी काम करते हैं तो हमको भूमि का, एक पृथ्वी का, धरती का आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है ना। अब कोई कमा रहे, कोई जो मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको मिट्टी का आवश्यकता पड़ेगा ना। उसी प्रकार मिट्टी, भूमि एक ऐसा संसाधन है जो कि सबके लिए बहुत ही जरूरी है ना। अब भूमि एक ऐसा संसाधन है जो कि सबके लिए जरूरी है। अब इसको समझना है हमको, लिखना कैसे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं इसको और समझते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए, भूमि संसाधन को कैसे समझना है, कैसे लिखना है। तो हम भूमि पर निवास करते हैं, है ना। तो हम जब भूमि में निवास करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक संसाधन है हमारे लिए। ठीक है ना, बहुत ही अनिवार्य, आवश्यक संसाधन है। ठीक है ना, तो लिखना है हम भूमि पर निवास करते हैं और हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपन्न हो जाता है। और भूमि का हम लोग जो उपयोग अनेकों रूपों में करते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुचारण हो गया, खनन हो गया आदि, है ना। अतः भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है तथा यह एक सीमित संसाधन भी है ना। अतः यह अवश्य है कि हम इसका उपयोग सावधानी पूर्वक और नियोजित रूप से करें, है ना। तो भूमि जो है एक क्या है, एक ये सीमित संसाधन है ना। इसका हम लोगों को नियोजित ढंग से सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। ये जो है भूमि, अब ये बोला सीमित संसाधन कैसे हुआ। ये इस प्रकार से सीमित हो गया कि भूमि तो बढ़ेगा नहीं। ये तो वैसा संसाधन है जिसकी रबड़ तो नहीं है, इसको खींचेंगे बढ़ जाएगा, या फिर कोई इसका तो नवीकरण तो नहीं होगा कि और क्षेत्र से बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक सीमित संसाधन। क्या हो गया? सीमित संसाधन। ठीक है ना, समझ रहा ना। ये क्या हो गया? सीमित संसाधन। और भूमि संसाधन के रूप में हम लोग इस प्रकार है, इस पर हम लोग पशुचारण करते हैं। सबसे बड़ा काम जो कि सबको आहार मिलता है, भोजन मिलता है, वो है कृषि करना। तो भूमि एक संसाधन हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा संसाधन है। क्या है? बहुत ही बड़ा संसाधन है। ठीक है, तो आशा है समझ में आ गया कि भूमि संसाधन किस प्रकार से हम लोग को आ गया ना। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपका बुक में वो है मृदा निर्माण। मृदा मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मृदा निर्माण। आगे क्या है? मृदा निर्माण, इसको देखना है, मृदा निर्माण को देखना है। मृदा निर्माण, है ना, कि मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ उसको देखना है। तो किस प्रकार होता है उसको लिखना भी कैसे है और देखेंगे कि कैसे होता है ना। तो देखिए, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है ना। मृदा किसको बोलेंगे? जो असंगठित, एक साथ नहीं, अलग अलग प्रकार से इसका जो मृदा का निर्माण होता है ना। जैसे जंग लगता है या फिर पत्ता गल जाता है ना। तो वो सब भौतिक रूप है। तो खैर उसको हम बाद में समझा देंगे। अगला जब टॉपिक आएगा, बहुत सारे इसमें टॉपिक जो कि हम समझाएंगे और बहुत बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है ना। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं, मृदा कहलाती है। मृदा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर अनेक जीव समुदाय का पोषण भी करती है। मृदा नष्ट होने के साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों जो है ना ध्वस्त हो जाएंगे, है ना। अतः मृदा एक जीवांत तंत्र है। मृदा निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया भी है ना। तो समझिए कि मृदा निर्माण पहले क्या आता है। मृदा निर्माण क्या है कि अनेक प्रकार से हो सकता है मृदा का निर्माण। जैसे कि भौतिक रूप हो गया, रासायनिक रूप हो गया। भौतिक रूप वो होता है जो कि एक बार उससे मिट्टी बन जाएगा, फिर वो उस रूप में आ जाएगा। जैसे कि पत्थर टूटेगा, उससे मृदा बनेगा, फिर पत्थर जो है ना वो बढ़ सकता है। लेकिन कोई पत्ता टूटेगा, फिर कोई टहनी पेड़ का टूट के अगर जो उसका मिट्टी बनेगा, फिर दोबारा वो जो है कि पेड़ या पत्ता नहीं बन सकता। उसको रासायनिक बोलेंगे। कैसा प्रक्रिया बोलेंगे? रासायनिक प्रक्रिया से मृदा बनना, मिट्टी बनना। ठीक है ना। तो आगे जो है हमारा, आगे जो है कि बोल रहा है मृदा जो है कि मृदा न केवल पौधों का विकास करता है, मतलब पौधा का विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर अनेक
जीव समूह जो कि जिंदा रहता है उसका क्या करता है, पोषण भरण पोषण करता है वो। कौन? मृदा। मिट्टी से ही ना अनाज उपजता है और हम लोग खाते पीते हैं और मिट्टी से बहुत सारा काम भी होता है, पता है ना। तो मृदा न केवल पौधों का पोषण करता है बल्कि अनेक जीवांत समूहों का क्या करता है, पोषण भी करता है ना। और आगे है कि मृदा नष्ट होने से, मृदा अगर नष्ट हो जाएगा तो संपत्ति और संस्कृति दोनों क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, मिट जाएगा, है ना। अगर मिट्टी समाप्त हो जाएगा तो संपत्ति भी जाएगा और जो हमारा संस्कृति परंपरा चलता आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। तो आगे है, आगे जो है कि अतः मृदा एक जीवांत तंत्र है। मृदा एक जीवन को जीने के लिए एक तंत्र है। क्या है? तंत्र है, कड़ी है। समझ आ गया? मृदा निर्माण जो है कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। मृदा निर्माण होने में बहुत लंबा समय लगता है और एक बहुत कठिन बड़ा प्रक्रिया है ना। इतना समझ में आ गया? आ गया ना? अगर समझ में आता है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और जल्दी से जल्दी मेरा 50% कवर कर दीजिए आप लोग, ताकि हम लाइव आकर के आप लोगों को बढ़िया से अच्छे से समझा करके पढ़ा सके। ठीक है ना। तो आगे फिर लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है। अब आगे जो है, आगे मेरा दूसरा पॉइंट क्या है कि मृदा के प्रकार एवं वितरण। मृदा के कितने प्रकार होता है उसका वितरण भी हम लोग जानेंगे। मतलब कितने प्रकार के होते हैं, उसका कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा राज्य में और किस किस जगह का किस किस फसल जो है ना ज़्यादा कौन कौन सा मिट्टी में उपजाया जाता है ना। कौन कौन सी जगह पे पाया जाता है कौन कौन सा मिट्टी, और उस जगह पे कौन कौन सा फसलें ज़्यादा उपजाए जाते हैं, है ना। तो पहला क्या है इसमें, मृदा के प्रकार एवं वितरण में पहला क्या है, वो जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मृदा। यह मृदा छूट गया है, जलोढ़ मृदा। दूसरा है काली मृदा। तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। चौथा है लेटेराइट मृदा। पांचवा है मरुस्थलीय मृदा। छठा मेरा क्या है, पर्वतीय मृदा। तो मृदा के कितने प्रकार है, 6 गो। कितने वो? 6 गो। कितने प्रकार? 6 प्रकार है ना। तो इसमें हम जो पहले देखेंगे वो देखेंगे जलोढ़ मृदा। किसको देखेंगे? जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उसमें कौन कौन से फसलें मतलब ज़्यादातर उगाई जाती है, और क्या कि उसमें कौन कौन सा जो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए कैसे लिखेंगे वो देखिए। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है कि जल द्वारा बहाकर लाया गया मिट्टी जो एक जगह एकत्रित होता है, जलोढ़ मृदा कहलाता है। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप में फैली है, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में जो है कि, तथा यह विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी है। पूरा विश्व में जलोढ़ मृदा जो है ना सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला मिट्टी है ना, पूरा विश्व में। ठीक, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप से बनता है ये मृदा। ठीक है ना। इसका रंग धुंधला या भूरा होता है ना। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में, आयु के आधार पर। पुराना एवं नवीन मृदा, मतलब पुराना मिट्टी और नया मिट्टी, पुराना मिट्टी और नया मिट्टी, है ना। क्या है तो देखिए, पुराना में कंकड़ की मात्रा अधिकाधिक होता है। अब देखिए कि जल वगैरह जो बहा की मिट्टी लाएगा वो एक जगह जमा होगा, फिर सूखेगा तो उसका कंकड़ बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो कंकड़ की मात्रा अधिकाधिक होता है ना। और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, जहाँ पे पुराना मिट्टी होता है कंकड़ ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, बांगर। कौन सा मिट्टी? बांगर मिट्टी, है ना। कौन सा मिट्टी? तो बांगर मिट्टी। ठीक है ना, बांगर मिट्टी। दूसरा है, जबकि नवीन में महीन कण पाया था, तो एकदम महीन कण पाया था। जो नया नया मिट्टी आता है तो जो पानी के साथ आएगा 10 लीटर का महीन टाइप होगा ना, तो महीन टाइप का उसमें मिट्टी पाया जाता था, उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलेंगे? खादर। ठीक है ना। तो पुराने वाले को एक नाम और क्या मिल गया, बांगर, और नवीन वाले को क्या मिल गया, खादर। ठीक है ना, याद रहेगा ना। यही पूछता है कि जलोढ़ मृदा का जो है कि पुराने वाली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, क्या बोलोगे? बांगर। क्या बोलोगे? बांगर। फिर बोलेगा कि नवीन मृदा के महीन कण जो जमा होते हैं उस तरह की मिट्टी को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? खादर। क्या बोलोगे? खादर। ठीक है ना। अब इसी का कुछ यहाँ लिखे हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना। इसमें जो है कि पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की अधिकता होता है ना। इस मिट्टी में जो पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों का क्या होता है, अधिकता होता है ना। इसका अधिकता होता है। और नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होता है ना। ये दोनों की कमी होता है, और ये जितना है ये सबका अधिकता होता है। फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों का क्या होता है, पोटास जैसे तत्वों का अधिकता होता है ना।
इससे मुख्य, इसमें जो उगने वाले मुख्य फसल है वो गन्ना है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, दलहन है। ये फसलें इसमें ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है ना, ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। कौन कौन सा फसलें बोलेगा कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा फसलें उगाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो क्या बोलना है क्या, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, है ना, ये सब फसलें इसमें ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उगाया जाता है। और ये विश्व में जलोढ़ मिट्टी एक ऐसा मृदा है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला मिट्टी है। विश्व लेवल पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा, इसको याद रखना है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 1-2 बार। ठीक, अब दूसरा है कि उत्तर बिहार में इस मृदा वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दियारा। आप लोग सुने ना, दियारा भट्टा का है कि रे, दियारा भट्टा है कि रे बोलता है ना, तो दियारा उसी को बोलता है। और वो दियारा वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे मक्का की खेती जो है ना विश्व प्रसिद्ध होता है। और ये क्षेत्र ज़्यादा उत्तर भारत में है। कहाँ पे है, उत्तर भारत। दियारा वाला क्षेत्र कहाँ पे है, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इस प्रकार की मृदा वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दियारा बोलेगा। दियारा वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा खेती किया जाता है, तो मक्का। कौन सा खेती, मक्का का खेती, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर भारत मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बोलेगा उत्तर भारत में जो जलोढ़ मृदा है वहाँ पे कौन सा खेती के लिए सबसे ज़्यादा नामी है, तो बोलना है मक्का की खेती। कौन सा खेती, मक्का की खेती, ये मक्का की खेती। ठीक है ना, मक्का की खेती। ठीक है, तो आपका आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, जलोढ़ मृदा तक ही आज हम पढ़ाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास हम दूसरे दिन लेंगे और उसमें हम जो जितना होगा उतना हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा, ताकि हम मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाने में हमको अच्छा से मन लगेगा और आप लोग को समझाने में हम भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना। इसीलिए आप लोग का भी एक होता है ना कर्तव्य बनता है कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं और हम लाइव आकर आप लोग को जल्दी पढ़ाएं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।